हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम आनवन। फिर से आ चुके हैं बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 साइंस रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1। नाम है इसका हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नाम में एक शब्द छुपा है, हमारे आसपास के पदार्थ। अब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए पदार्थ होता क्या है। तो हर वो वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है, जो कुछ स्थान गिरती है, जिसका कोई ना कोई आयतन होता है, वो पदार्थ है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले मैं मेरा कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मैंने एक स्थान कवर कर रखा है, मैंने एक वॉल्यूम कवर कर रखा है। जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे अभी कोई खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ से हटूंगा तब कोई यहाँ पे आके खड़ा हो सकता है, मतलब मैं क्या हुआ, एक पदार्थ हुआ। तो पदार्थ क्या होता है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान गिरती है, इस दुनिया की हर वो वस्तु जो स्थान गिरती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, पदार्थ। बात करूँ इस फोन की, ये फोन जो है वो स्थान कवर करता है, ठीक है, जगह गिरता है। इसका भी कोई ना कोई वेट है, द्रव्यमान है, मतलब मैं बोलूंगा इसका भी कोई ना कोई मास है, द्रव्यमान है, मतलब ये भी क्या हुआ, अपना एक पदार्थ हुआ। ये अपना स्मार्ट बोर्ड, इसने भी एक स्थान कवर कर रखा है, जगह गिर रखी है, मतलब ये भी क्या हुआ, एक पदार्थ हुआ। तो इस दुनिया में हर वो वस्तु जिसके पास क्या होता है, जिसके पास द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिसके पास द्रव्यमान होता है, जो आयतन रखती है, मतलब प्रत्येक वस्तु जो स्थान गिरती है आयतन रखती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। कौन कौन से पदार्थ हैं, हवा एक पदार्थ है, जल एक पदार्थ है, पत्थर एक पदार्थ है, भोजन एक पदार्थ है, रेत, बादल, तारे, पौधे, पशु आदि सभी पदार्थ है, ठीक है। तो हर वो वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है, जो स्थान गिरती है, मतलब जिसका कोई ना कोई आयतन होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, पदार्थ। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने, ठीक है, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में, किसमें, 5 मूल तत्वों में, कौन कौन से, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इनको अपन क्या बोल देते हैं, 5 तत्वों को पंच तत्व बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इनको पंच तत्व में बांटा था। आधुनिक विज्ञान पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर, आधुनिक विज्ञान पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव व गैस में तथा रासायनिक प्रकृति के आधार पर तत्व, यौगिक व मिश्रण में बांटता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मैं बात करूं, आधुनिक विज्ञान पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर किस में बांटता है, ठोस, द्रव और गैस में, और रासायनिक प्रकृति के आधार पर तत्व, यौगिक व मिश्रण में बांटता है। अपन ये सारे शब्द समझने वाले हैं, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। फिर अपन जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। ये सारी बातें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अपनी कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले चैप्टर्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग नंबर 1, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, की पदार्थ क्या है ना, पदार्थ के भौतिक स्वरूप को देखते हैं, उसके फिजिकल नेचर को अपन डिस्कस करते हैं कि कैसा होता है पदार्थ। तो सबसे पहला, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। लंबे समय तक पदार्थ की प्रकृति को लेकर 2 मत थे, ठीक है। पहला मत क्या है, एक मत के अनुसार पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत, लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत मतलब कंटिन्यूअस है। और दूसरे मत के अनुसार पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है, पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है। प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो मेरे बच्चों, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आगे एक क्रियाकलाप समझते हैं कि पदार्थ कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, नमक अथवा शक्कर का घुलना। आपको पता है पानी में नमक और शक्कर घुल जाती है, ठीक है, नमक और शक्कर पानी में घुल जाती है और क्या तैयार हो जाता है, विलयन या मिश्रण तैयार हो जाता है। तो उसी को लेके अपन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक बीकर ले लेना है, क्या ले लेना है, एक बीकर ले लेना है। उस बीकर में अपने को कितना मिलीलीटर जल लेना है, 100 मिलीलीटर जल। 100 मिलीलीटर जल लेकर उसमें नमक या शक्कर घोलिए। क्या करना है, देखो कुल मिला के मैंने एक बीकर ले लिया, समझ लो। उस बीकर में मैंने पानी ले लिया, ठीक है, वाटर। कितना वाटर ले लिया मैंने, 100 ml, 100 ml मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। अब ऐसे समझ लो कि मैंने एक निशान लगा लिया, इतना पानी है, ठीक है। अब मैंने क्या करा उसमें, अब मैंने उसमें नमक या शक्कर क्या घोले, अपन शक्कर घोल देते हैं, ठीक है। नमक वाला पानी क्यों ही पिलाया जाता किसी को, अपन शक्कर घोल देते हैं उसमें, ठीक है। अब जब मैंने शक्कर घोली, ऐसे समझ लो बीकर पे बहुत सारे ऐसे अपन आयतन नाप सकते हैं। जैसे मान लो 100 मिलीलीटर पानी था, तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ तो 100 मिलीलीटर पे क्या लाइन आ रखी होगी, ठीक है, 100 मिलीलीटर पे लाइन आ रखी है। अब होना क्या चाहिए था, शक्कर डालने पर जल का जो स्तर है वो क्या हो जाना चाहिए था, बढ़ जाना चाहिए था। पर यहाँ पे जल का स्तर नहीं बढ़ता है, जल का स्तर नहीं बढ़ता है। अभी भी जल का स्तर कितना रहता है, 100 मिलीलीटर का 100 मिलीलीटर रहता है। तो देखो प्रेक्षण क्या हुआ, क्या अपन ने देखा, नमक जल में गायब हो जाता है, अपन बोलेंगे नमक जल में घुल जाता है, ठीक है। परंतु जल स्तर में कोई परिवर्तन
नहीं होता। जल का स्तर जो पहले था वो का वो जल का स्तर क्या रहेगा मेरे बच्चों, अभी रहेगा। निष्कर्ष की बात करते हैं। नमक के कण या शक्कर के कण जल के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। अतः पदार्थ कणों से मिलकर बना है तथा कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कुल मिला के इस एक्सपेरिमेंट से अपन ये बोल सकते हैं कि पहली चीज तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और कणों के बीच में क्या उपस्थित होता है, रिक्त स्थान उपस्थित होता है। दो बातें, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मेरे साथ आप लोगों को रिपीट करना है घर पर बैठ के, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ में जो कणों के बीच होता है क्या उपस्थित होता है, रिक्त स्थान उपस्थित होता है। पदार्थ में कणों के बीच में क्या उपस्थित होता है, रिक्त स्थान उपस्थित होता है। उन्हीं रिक्त स्थान में देखो सुनना, अगर कोई बोले यहाँ पे जल स्तर क्यों नहीं बढ़ा, तो आप क्या बोलोगे, उन रिक्त स्थानों में शक्कर के कण अथवा नमक के कण जाके समायोजित हो गए, समा गए, बैठ गए वो वहां पे, ठीक है। इसीलिए जल का स्तर जो था वो देखने को, बढ़ा हुआ जल स्तर देखने को नहीं मिला। तो निष्कर्ष, नमक के कण जल के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। अतः पदार्थ कणों से बना है तथा कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। बहुत बढ़िया। आगे सुनो, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अपने ये तो बोला कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पर पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलो डिस्कस करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का तनुकरण। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे आप लोग क्योंकि साइंस पढ़ते हो, अब साइंस पढ़ने वाले बच्चों को कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे आपको कोई बोले कि वाटर, ठीक है, जल या पानी, आप क्या बोलोगे उसको, H2O। कि क्या H2O पिला दो यार, बहुत प्यास लग रही है, क्या पिला दो, H2O पिला दो। पानी नहीं पिला दो, क्या पिला दो, H2O पिला दो। आगे, तो ये जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला मेरे बच्चों याद रखना क्या होता है, KMNO4। क्या होता है, KMNO4। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMNO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट का तनुकरण का मतलब भी बता देता हूं आपको। तनुकरण का मतलब होता है पानी मिलाना। तनुकरण का मतलब क्या करना, बोलो मेरे बच्चों, तनुकरण का मतलब क्या करना, पानी मिलाना। क्या मिला देना, पानी मिला देना अथवा जल मिला देना। जल मिला देने को अपन क्या बोल देते हैं, तनुकरण। इसको समझो ऐसे, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे दूध वाले क्या करते हैं कि मान लो 1 लीटर दूध था, है ना, वैसे सब नहीं करते, कुछ कुछ करते हैं ऐसा काम। 1 लीटर का दूध था, रास्ते में रुका, उसने उसमें आधा लीटर पानी मिला दिया। तो उसने उस दूध में पानी मिला दिया, मतलब उसने क्या कर दिया, तनुकरण कर दिया। क्या कर दिया, तनुकरण कर दिया। समझ आ रही है मेरी बात। ऐसे ही मतलब मान लो जैसे आपके घर पे शिकंजी बनी, अब मैं पहुंच गया, मान लो कि चलो बच्चों से मिल के आते हैं। अब आप क्या करोगे, आपकी 1 ही गिलास शिकंजी थी, अब आपने कहा यार सर आए हैं, सर को भी शिकंजी पिलानी है, आपने शिकंजी में 1 गिलास और पानी डाल दिया, तो अब कितने गिलास बन गई, 2 गिलास बन गई। तो आपने क्या कर दिया, आपने उसका तनुकरण कर दिया। तनुकरण का मतलब पानी मिलाना। तो क्रियाकलाप देख रहे हैं अपन, पोटेशियम परमैंगनेट का तनुकरण का मतलब पानी मिलाना, ठीक है, या वाटर ऐड करना। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, KMNO4। के 2-3 क्रिस्टल, थोड़ा बहुत अपन KMNO4 ले लेंगे, कि क्रिस्टल 100 मिलीलीटर जल में घोलने। 100 मिलीलीटर जल में मैंने KMNO4 के 2-3 क्रिस्टल घोल दिए। इस विलियन में से, अब ये कितने मिलीलीटर था, 100 मिलीलीटर, इस विलियन में से 10 मिलीलीटर लेकर 90 मिलीलीटर स्वच्छ जल मिलाई है। क्या करा मैंने, सुनते जाना। ये मैंने फिर से एक बीकर ले लिया, है ना, इस बीकर में कितने मिलीलीटर था, 100 मिलीलीटर क्या था, इसमें जल था, उसमें मैंने क्या मिला दिया, 2-3 क्रिस्टल मिला दिए, किसके, KMNO4 के। अब इस 100 में से मैंने क्या करा, 10 मिलीलीटर बाहर निकाल लिया। इस 10 मिलीलीटर को मैं अलग कंटेनर में लेके गया, ठीक है, इस 10 मिलीलीटर के मिश्रण को मैं अलग कंटेनर में लेके गया। इसमें मैंने क्या करा, देखो क्या करा, इसके अंदर 90 मिलीलीटर स्वच्छ जल मिला दिया। वापिस इसमें मैंने 90 ml क्या मिला दिया, स्वच्छ जल मिला दिया, ठीक है, साफ पानी बढ़िया सा मिला। यही प्रक्रिया मैंने कितनी बार करी, 5 से 8 बार। ये प्रक्रिया कितनी बार करी बच्चों, मैंने 5 से 8 बार मैंने इस प्रक्रिया को दोहराया। तो उससे क्या हुआ, सुनना, प्रेक्षण, बार बार तनु करने पर भी, तनु करने का मतलब पानी मिलाना, तनु करने का मतलब बार बार पानी मिलाने पर भी, कितना मिलीलीटर मिला रहे थे, बार बार 90 मिलीलीटर पानी मिला रहे थे, जल का रंग गुलाबी अथवा बैंगनी बना रहता है। देखो आपको एक बात बता देता हूं, जब अपन KMNO4 को पानी में मिलाते हैं ना, तो KMNO4 पानी में जाके कैसा रंग देता है, KMNO4 को पानी में डालते कैसा कलर आ जाता है, गुलाबी अथवा
बैंगनी कलर आ जाता है। इसका मतलब केमिनोफोर पानी में जाके गुलाबी अथवा बैंगनी रंग का हो जाता है। अब गुलाबी और बैंगनी रंग का हो गया, चलो ठीक है। अब जब अपन ने बार बार 10 मिलीलीटर लिया, फिर 90 ml पानी मिलाया, फिर 10 मिलीलीटर लिया, फिर 90 मिलीलीटर पानी मिलाया, तो 6 से 7 बार या 5 से 8 बार भी ऐसा करने पे अभी भी जो गुलाबी और बैंगनी रंग बना रहता है, मतलब गायब नहीं होता है। जो किस बात को बताता है, केमिनोफोर के केवल कुछ क्रिस्टलों में ही लाखों करोड़ों सूक्ष्म कण होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, केमिनोफोर के केवल कुछ क्रिस्टलों में ही लाखों करोड़ों सूक्ष्म कण होते हैं, लाखों करोड़ों सूक्ष्म कण होते हैं। अतः पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा छोटे होते हैं पदार्थ के कण, जिनकी कि हम क्या नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने ज्यादा पदार्थ के कण छोटे होते हैं। तो क्या क्या मैंने बातें बोली, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पहली चीज। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। फिर ये बातें अपन ने डिस्कस कर ली। ये शायद आपको क्रियाकलाप दोनों समझ आ गए होंगे। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आपको ये क्रियाकलाप समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये पूरा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सअप चैनल के लिंक मिल जाएगी, उसको जाके ज्वाइन कर लो। मैं सारा पीडीएफ कहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करने वाला हूँ। अगर किसी बच्चे के पास मेरे नंबर नहीं है तो क्या कर सकता है वो, ये मेरे नंबर लो 8302898893, इस पे मेरे को मैसेज कर सकते हो आप लोग कि सर ये पीडीएफ हमको सेंड कर दो, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। आगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कि पदार्थ के कणों के क्या क्या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला 2.1, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। नमक, शक्कर, ग्लूकोज आदि जल में घुलते समय, नमक, शक्कर, ग्लूकोज आदि जल में घुलते समय जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समा जाते हैं, इसलिए आयतन नहीं बढ़ता। बात करते हैं रिक्त स्थान का क्रम। सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किस में होता है, किस कणों के बीच में होता है, गैस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में। एक डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, एक डायग्राम देखना आप लोग। अगर मान लो कणों की व्यवस्था कुछ इस तरीके से है, कणों की व्यवस्था कुछ इस तरीके से है, तो आप इसको क्या बोलोगे बच्चों, बताओ जल्दी से। इसको अपन क्या बोलते हैं, अगर पदार्थ के कणों के बीच की व्यवस्था कुछ इस तरीके से है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं ठोस। ये किसका एग्जाम्पल है, ठोस का। अब पदार्थ के कण थोड़े बहुत दूरी पे है, पदार्थ के कण थोड़ी बहुत, देखना बच्चों, पदार्थ के कणों के बीच में अगर मैंने क्या बना दी, थोड़ी दूरी बना दी। पदार्थ के कणों के बीच में मैंने क्या बना दी, थोड़ी दूरी बना दी। पदार्थ के कणों के बीच में मैंने थोड़ी दूरी बना दी, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन द्रव बोलेंगे। और अगर मैंने पदार्थ के कणों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी बना दी तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल देंगे गैस। इसको क्या बोल देंगे अपन, गैस। अब मेरे को बताओ, ठोस में पदार्थ के कण बहुत ज़्यादा क्या है, पास पास है, मतलब उनमें रिक्त स्थान बहुत कम है। द्रव में पदार्थ के कण थोड़े दूर दूर है, मतलब उनमें रिक्त स्थान थोड़ा ज़्यादा है। गैस में पदार्थ के कण और दूर दूर है, मतलब उनमें रिक्त स्थान काफी ज्यादा है। तो ठोस में रिक्त स्थान सबसे कम, द्रव में थोड़ा ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। तो ये क्रम है। रिक्त स्थान का क्रम, सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किस में होता है, गैस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। ठीक है, गैसों में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक तथा ठोसों में सबसे कम होता है। अगला, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण कभी भी स्थिर नहीं रहते, पदार्थ के कण कभी भी स्थिर नहीं रहते, उनमें गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है। अगरबत्ती की सुगंध या इत्र की खुशबू, ठीक है, कोई परफ्यूम लगा के आया आपका दोस्त, आप कहते हो अरे वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है परफ्यूम की है, तो और अगरबत्ती की जो खुशबू होती है, कोने में अपन ने अगरबत्ती जलाई, पूरे कमरे में फैल जाती है। इसके पीछे भी क्या, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं, गति करते रहते हैं। अगरबत्ती की सुगंध या इत्र की खुशबू, दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना कणों की गतिशीलता का प्रमाण है। अब अपन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, नाम है उसका विसरण, जिसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या है डिफ्यूजन या विसरण, पदार्थ के कणों का वायु के कणों के साथ अंतर मिश्रित होना तथा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। ठीक है, क्या है विसरण, दो भिन्न पदार्थों के कणों का, दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे से मिल जाना विसरण कहलाता है। यह कणों के रिक्त स्थानों में समावेश से होता है, ये कणों में रिक्त स्थानों के समावेश से होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं,
जैसे अगरबत्ती की जो खुशबू थी, अगरबत्ती के जो कण थे वो हवा के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था उनमें क्या हो गया, मिश्रित हो गए। फिर जैसे जैसे हवा चली तो वो जो अगरबत्ती की खुशबू है वो भी उसके साथ चली गई। यही होता है। अब जैसे मैं बहुत अच्छा परफ्यूम लगा के आया, मान इत्र लगा के आया, अब मैं जैसे ही एंटर हुआ रूम में सबने कहा अरे सर आज तो आप बहुत अच्छा परफ्यूम लगा के आए हो। हुआ क्या, मेरे जो परफ्यूम के कण थे वो वायु के जो कण थे, मेरे जो इत्र के कण थे वो वायु के कणों के बीच में रिक्त स्थान में समा गए और फिर चारों तरफ फैल गए। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, विसरण। मैं बोलूंगा विसरण का सिंपल सा मीनिंग है फैलना। विसरण को अपन क्या बोल देते हैं, फैलना, है ना। तो विसरण क्या है, दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे में मिल जाना विसरण कहलाता है। ये कणों के रिक्त स्थानों में समावेश से होता है। जैसे जल में स्याही, अपन जल में अगर इंक डाल दें तो इंक पूरे कंटेनर में क्या होती है, फैल जाती है। चलो ये भी हटाओ, आपने होली पे एक काम किया होगा, एक बाल्टी ले लो, चलो, है ना। एक बाल्टी के अंदर अपन कलर का पैकेट जैसे खाली करते हैं, वो धीरे धीरे पूरे रूम में क्या होता है, पूरी बाल्टी में क्या होता है, फैल जाता है। जैसे अपन ने कलर का पैकेट बाल्टी में डाला, पूरी बाल्टी में कलर का पैकेट फैल गया, कलर फैल गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, जल में स्याही या कॉपर सल्फेट का फैलना, हवा में इत्र की खुशबू का फैलना, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। देखो एक सिंपल सी बात है, अपन तापमान बढ़ाएंगे तो कण क्या होंगे, बहुत जल्दी गति करेंगे, तेजी से गति करेंगे, ठीक है। अगर अपन तापमान बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अतः विसरण की दर भी बढ़ जाती है। गति ज्यादा होगी तो मैं कहूंगा विसरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अतः विसरण की दर बढ़ जाती है। गर्म जल में स्याही ठंडे जल की अपेक्षा तेजी से फैलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक तो गर्म जल में स्याही फैल रही है, एक ठंडे जल में स्याही फैल रही है। कहाँ पे ज्यादा फैलेगी, तो गर्म जल में स्याही ज्यादा फैलेगी, किसकी तुलना में, ठंडे जल के मुकाबले। दो पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। इसको अपन बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMFA, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यही बल कणों को आपस में बांध कर रखता है, ठीक है। आकर्षण बल है, आकर्षण बल का काम क्या है, कणों को आपस में बांध कर रखना। आगे, इस बल की प्रबलता अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। इस बल की प्रबलता अलग अलग पदार्थों में क्या होती है, अलग अलग होती है। लोहे की छड़ को तोड़ना कठिन है, चौक को तोड़ना आसान है, और जल की धारा को हाथ से काटना अत्यंत सरल है। क्योंकि आकर्षण बल का अगर हम सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होता है, ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम क्या होता है, गैस में। सिंपल बात है। क्या मैं लोहे की छड़ को आसानी से अलग अलग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे पदार्थ के कण बहुत ज्यादा पास है। अब कहेंगे पास क्यों है, तो मैं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे कणों के बीच में आकर्षण बल क्या है, सबसे ज्यादा है। यहाँ पे कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा है, यहाँ पे आकर्षण बल ठोस के मुकाबले थोड़ा कम है, और गैस में कण बहुत ज्यादा दूर है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे आकर्षण बल सबसे कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आकर्षण बल का कम, सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें होता है बच्चों, ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में। एक बार जल्दी से इसको आप पढ़ लो, फिर अपन आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी से पढ़ लो इसको। तो बच्चों ये आपको बात समझ आ गई होगी। अगर मैं बात करूं आकर्षण बल का, अगर सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होता है, ठोस में, उससे कम किसमें होता है, द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में। रिक्त स्थान की बात करूं, रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में, उससे कम किसमें होता है, द्रव में, सबसे कम किसमें होता है, ठोस में। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं। अब अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं। कणों के बीच में रिक्त स्थान, कणों के बीच में रिक्त स्थान, आकर्षण बल तथा गतिज ऊर्जा में अंतर के कारण पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्थाओं पाए जाते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तीन, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी होती है बेटा, तीन, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ को अपन तीन अवस्थाओं में बांट सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जल्दी से एक बार इसको पढ़ना। तो बच्चों बात करें अपन पदार्थ को, अवस्थाएं मेनली कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः पदार्थ को अपन तीन अवस्थाओं में वर्गीकृत करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कणों के बीच में रिक्त स्थान, आकर्षण बल तथा गतिज ऊर्जा में अंतर के कारण पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था की अगर मैं बात करूं तो इसका आकार कैसा होता है, निश्चित। ठोस अवस्था का आकार कैसा होता है बेटा, निश्चित आकार होता है,
स्पष्ट सीमाएं होती है। अपन ठोस की स्पष्ट सीमाएं देख सकते हैं। जैसे स्मार्ट बोर्ड की बात करूं तो इसकी फिक्स्ड सीमाएं हैं, इसका आकार निश्चित है, ठीक है, तथा आयतन भी कैसा निश्चित है। तो निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा निश्चित आयतन, आकार और आयतन कैसा होता है, ठोस का निश्चित होता है। आगे कणों के बीच में रिक्त स्थान, कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम ही अपन बोल देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, ठीक है, नगण्य। तथा आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है। इसी प्रबल आकर्षण बल की वजह से कण क्या है, एक दूसरे के बहुत पास पास है। आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए कणों के बीच का रिक्त स्थान काफी कम होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य, आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है। कण केवल अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं, कण केवल अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं। तो मैं बोलूंगा ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। आगे कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य, आकर्षण बल सबसे प्रबल, कण केवल अपने स्थान पर कंपन करते हैं। अगला संपीड़िता, संपीड़िता को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, है ना, कंप्रेसिबिलिटी। अपन कंप्रेस कर सकते हैं क्या, सॉलिड को क्या अपन संपीड़ित कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, तो आंसर जाएगा नगण्य, है ना, लगभग ना के बराबर, ठीक है। ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठोस कठोर होते हैं, बाहरी बल लगाने पर टूट सकते हैं, बाहरी बल लगाने पर टूट सकते हैं, परंतु आकार आसानी से नहीं बदलता। उदाहरण की बात करते हैं, पत्थर हो गया, ठोस है, लकड़ी ठोस है, लोहा ये भी ठोस है, बर्फ वगैरह ये भी ठोस है, चीनी, ठीक है, चीनी वगैरह ये भी ठोस है। आगे रबर बैंड लगाने पर आकार बदलता है, रबर बैंड पर बल लगाने पर आकार बदलता है, रबर बैंड पर बल लगाने पर आकार बदलता है, पर बल हटाते ही पूर्व रूप में आ जाता है। जैसे अपन बल हटाते हैं, रबर वापस अपने पूर्ण रूप में आ जाता है, तो आकार कैसा हुआ, निश्चित। और ज्यादा बल लगाएंगे तो टूट जाएगा। रबर बैंड को खींचने पर, बल लगाने पर उसका आकार बदलता है, परंतु बल हटा लेने पर वापस वो अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। पर अपन उसको रखेंगे ठोस में ही, अतः ठोस है। नमक, चीनी बर्तन का आकार नहीं, नमक अथवा चीनी बर्तन का आकार नहीं, अपने क्रिस्टल का आकार बनाए रखते हैं। जैसे शक्कर का जो कण है उसकी साइज जो पहले थी वही बाद में रहेगी। आप उसको किसी भी बर्तन में डाल दो, उसको आप किसी भी बर्तन में डाल दो, किसी भी आकार के बर्तन में डाल दो, उसका जो कण है उसका आकार कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। स्पंज में छिद्रों में वायु भरी होने से वह दबता है, स्पंज में छिद्रों में वायु भरी होने से वह दबता है, पर वह भी क्या है, ठोस है, क्योंकि जैसे अपन उसको वापस छोड़ते हैं तो वापस से वो अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है, अतः वो अपने आकार को बनाए रखता है। अतः स्पंज भी क्या है, एक ठोस है। ये नहीं सोचना स्पंज ठोस नहीं, स्पंज भी ठोस है। चीनी अथवा नमक ये भी ठोस है, और रबर जो होता है अपना रबर बैंड वो भी क्या एक प्रकार का अपना ठोस है। आगे चलते हैं द्रव अवस्था में। आयतन कैसा होता है, द्रव का निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। अपन जिस भी पात्र में उसको रखते हैं, द्रव उसी पात्र का आकार ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 50 ml को, है ना, 50 मिलीलीटर जल को पहले एक बोतल में डाला, ठीक है, 50 मिलीलीटर जल को पहले एक बोतल में डाला तो उसने बोतल का आकार ले लिया। ग्लास में डाला, ग्लास का आकार ले लिया। प्लेट में डाला, प्लेट का आकार ले लिया। कटोरी में डाला, कटोरी का आकार ले लिया। इसका मतलब आयतन तो निश्चित होता है तो 50 का 50 मिलीलीटर, पर जैसे अपन पात्र बदलते हैं तो उसका आकार कैसा हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, क्योंकि उसी का आकार ले लेता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव बहते हैं इसलिए इन्हें तरल कहते हैं, आपको पता ही है। द्रव जो है उनमें बहने की प्रॉपर्टी होती है, बहते हैं, फ्लो करते हैं, इसलिए अपन उसको क्या बोल देते हैं, तरल, फ्लूइड कहते हैं। आगे कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस से तो अधिक होता है, कणों के बीच में रिक्त स्थान ठोस से अधिक, आकर्षण बल ठोस से कम, और कण स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। द्रव के कण ठोस के मुकाबले स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। आगे ठोस, द्रव और गैस तीनों द्रवों में, ठोस, द्रव और गैस तीनों द्रवों में विस्तृत हो सकते हैं। कौन अपने द्रव? जलीय जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन तथा CO2 जल में घुली रहती है। द्रवों में विसरण की दर ठोस से अधिक होती है। विसरण की दर की बात करूं तो विसरण सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का, उससे कम द्रव का और सबसे कम ठोस का। ठोसों का विसरण सबसे कम होता है, उससे ज्यादा द्रव का और सबसे ज्यादा होता है गैस का। ठोस, द्रव, गैस तीनों द्रव में विस्तृत हो सकते हैं। जलीय जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन तथा CO2 जल में घुली रहती है। जलीय जीव जो कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हुए जल में घुली रहती है। द्रवों में विसरण की दर ठोसों से अधिक होती है। उदाहरण, जल एक द्रव है, दूध एक द्रव है, तेल वगैरह भी एक द्रव है, शहद हो गया, एल्कोहल हो गया, सभी क्या है? द्रव है। आगे चलते गैस अवस्था पे, गैसेज स्टेट पे। ना तो इनका आकार निश्चित होता है, ना इनका आयतन निश्चित होता है। ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। जिस भी पात्र में रखते हैं उसी का आयतन ग्रहण कर लेते हैं, उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो ना निश्चित आकार ना निश्चित आयतन। गैस पूरे बर्तन में समान रूप से फैली रहती है। गैस पूरे बर्तन में समान रूप से फैली रहती है। अगला पॉइंट, कणों के बीच में रिक्त स्थान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठोस में कम, द्रव में थोड़ा ज्यादा, गैस में कणों के बीच का रिक्त स्थान सबसे ज्यादा। दिख भी रहा होगा, गैस में कणों के बीच का रिक्त स्थान सबसे ज्यादा, द्रव में थोड़ा कम, ठोस में सबसे कम। कणों के बीच का रिक्त स्थान सबसे अधिक, आकर्षण बल नगण्य या सबसे कम,
तथा गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। देखो गति करते रहते हैं गैस के, रैंडम मोशन करते रहते हैं इधर उधर, तो अपन कहेंगे गैस के कणों के बीच गैस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक इसलिए विसरण अत्यंत तीव्र। देखो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। अगर बहुत तेज़ी से मूव करेंगे तो मैं कहूँगा इनके विसरण की दर भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए आपने देखा है अगरबत्ती की खुशबू, ठीक है, परफ्यूम लगाया अपन ने, उसकी खुशबू बहुत जल्दी फैल जाती है, जो स्मेल है वो बहुत जल्दी आती है। इसका मतलब गैसों में विसरण की जो गति होती है या गैसों का विसरण सबसे अधिक होता है। ठीक है बच्चों, कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक, आकर्षण बल नगण्य सबसे कम, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक, इसीलिए विसरण अत्यंत तीव्र होता है। आगे संपीड़िता बहुत अधिक होती है, इनको अपन कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, तो संपीड़िता बहुत अधिक होती है। इसी गुण के कारण सीएनजी, जिसको अपन बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, वह एलपीजी, ठीक है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी के सिलेंडरों में गैस की अधिक मात्रा भरी जा सकती है, अपन उनको संपीड़ित करके, प्रेशर लगा के, दाब लगा के, उनके कणों को पास पास लाके अपन छोटे से ऐसे समझ लो सिलेंडर में बहुत सारी गैस भर देते हैं। तथा अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में सिलेंडर में संपीड़ित रहती है, तथा अस्पतालों में ऑक्सीजन उस सिलेंडर में संपीड़ित रहती है, कंप्रेस्ड रहती है। गैस के कण तीव्र व अनियमित गति से, गैस के कण तीव्र व अनियमित गति से बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। गैस के कण तीव्र व अनियमित गति से बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, इसी से गैस बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है, इसी से गैस बर्तन की दीवारों पर क्या करती है, दाब डालती है। आगे उदाहरण, गैस के उदाहरण, वायु, पता ही है गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वायु गैसों का मिश्रण है। वैसे वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, और वायु एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना, वायु एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, एलपीजी और सीएनजी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और सीएनजी क्या हो गई बेटा अपनी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठोस द्रव तथा गैस अवस्था में अंतर, ठोस द्रव तथा गैस अवस्था में अंतर। सबसे पहले बात करते हैं आकार की। ठोसों का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित, जिस भी अपन पात्र में रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। आगे गैस का आकार भी कैसा होता है, अनिश्चित। आकार किसका निश्चित होता है, ठोस का, द्रव और गैस का अनिश्चित। आगे आ जाओ आयतन पे, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन में निश्चित होता है, बट लेकिन गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। आगे मूव करते हैं कणों के बीच रिक्त स्थान। ठोस में कणों के बीच का रिक्त स्थान सबसे कम नगण्य, ठीक है। द्रव में मध्यम और गैस में कणों के बीच का रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में, तभी तो ठोस के कण कहाँ होते हैं, पास पास होते हैं। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे प्रबल इधर मध्यम, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में नगण्य। कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम किसमें होता है, गतिज ऊर्जा ठोस में, क्योंकि जो कण होते हैं उसको कंपन करते हैं, केवल कंपन करते हैं, इसका मतलब मूवमेंट सबसे कम होती है, अतः गतिज ऊर्जा ठोसों की सबसे कम होती है। द्रव की मध्यम और गैस की सबसे अधिक। संपीड़िता, ठोस को अपन के पहले से कण बहुत ज्यादा पास पास है तो संपीड़ित कर बहुत कम कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। संपीड़िता नगण्य, द्रव की बहुत कम और गैस की बहुत अधिक। आगे बहाव तरलता, ठोस बहते हैं क्या, अब ये जैसे स्मार्ट बोर्ड है, क्या ये बहता है, अगर बहता तो ये नीचे पहुंच जाता सुबह तक, पर ये बहता नहीं है, ठीक, क्योंकि ठोस में बहने का गुण नहीं होता। तो बहाव अथवा तरलता ठोस में नहीं होती, नहीं बहते हैं। द्रव में बहते हैं तरल, और गैस में सभी दिशाओं में बहते हैं। तरलता अथवा बहाव ठोस में नहीं बहते हैं, द्रव में बहते हैं तरल, और गैस में सभी दिशाओं में बहते हैं। विसरण की दर, विसरण की दर की बात करते हैं। ठोसों में विसरण की दर अत्यंत धीमी होती है, बहुत कम होती है। द्रव में ठोस से अधिक होती है, द्रव में ठोस से अधिक, और गैस में विसरण की दर सबसे अधिक होती है। सबसे तीव्र गैस में, ठोसों से अधिक द्रव में, है ना, ठोसों से अधिक होती है द्रव में, और ठोस में अत्यंत धीमी। घनत्व की बात करते हैं। घनत्व का एक सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका घनत्व भी ज़्यादा। अब एक बात समझो, ठोसों में कण सबसे ज़्यादा थे। एक अगर मैं निश्चित आयतन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं एक निश्चित आयतन ले लूँ, आयतन अगर मैं फिक्स कर दूँ, तो कण सबसे ज़्यादा किसमें होंगे, ठोस में। ठोस में कण सबसे ज़्यादा है, अतः द्रव्यमान वहाँ सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ठोसों का घनत्व क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो घनत्व सामान्यतः सबसे अधिक होता है ठोस का, मध्यम होता है द्रव का, और सबसे कम होता है गैस का। उदाहरण पे आते हैं, पत्थर, लोहा, बर्फ जानते हो आप लोग ठोस है, जल, दूध, तेल अपना द्रव है, और वायु O2 LPG अपना गैस है। वायु भी जो है गैसों का मिश्रण है।
आगे, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? नेक्स्ट टॉपिक, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? चेक करते हैं। हाँ, जल तीनों अवस्थाओं में मिलता है। जल जो होता है अपने को तीनों अवस्थाओं में मिलता है। अपन ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अपन गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, जल तीनों अवस्थाओं में मिलता है। बर्फ किसका उदाहरण हो गया? ठोस का। जल किसका उदाहरण हो गया? द्रव का। जलवाष्प किसका उदाहरण हो गया? गैस का। पदार्थ की अवस्था दो प्रकारों से बदली जा सकती है, तापमान परिवर्तन द्वारा अथवा दाब परिवर्तन द्वारा। अपन तापमान में परिवर्तन करके अथवा दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित करना संभव है। ठोस को द्रव और द्रव को गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। एक और बात बता देता हूँ, ठोस को सीधे गैस में बदला जा सकता है और गैस को सीधे ठोस में बदला जा सकता है। इन नामों को अपन पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं तापमान परिवर्तन द्वारा। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं तापमान परिवर्तन द्वारा। ताप बढ़ाने पर, जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, कण तीव्र कंपन करने लगते हैं और आकर्षण बल को पार करके कण तीव्र कंपन करने लगते हैं। बहुत ज्यादा जो कण होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं और आकर्षण बलों को पार कर स्वतंत्र हो जाते हैं। आकर्षण बलों को पार कर क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। अर्थात ठोस पिघल कर क्या बन जाता है बच्चों? ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है। छोटा सा एग्जांपल, फ्रीजर से आपने बर्फ को बाहर निकाला और जैसे टेबल पे रखा, बिकॉज टेबल पे या किचन में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, फ्रीजर में टेम्परेचर कम था, अर्थात एक तरीके से आपने तापमान बढ़ा दिया। तापमान बढ़ाने से ठोस पिघल के किसमें परिवर्तित हो गया? द्रव में। तो ठोस पिघल का द्रव बन जाता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? गलन बोलते हैं अथवा संगलन बोलते हैं, अथवा इंग्लिश में अपन इसको फ्यूजन बोलते हैं। गलन, संगलन अथवा फ्यूजन, इसको अपन मेल्टिंग भी बोलते हैं। आगे, वह तापमान, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह तापमान जिस पर ठोस पिघल का द्रव बनता है। एक पर्टिकुलर तापमान होगा जिस पर ठोस पिघल के क्या बनता है? द्रव बनता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? गलनांक। बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। ठीक है, जिसको अपन 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन, ब्रैकेट में 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों एक ही बात है। आपको एक और संबंध में आना चाहिए, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू दे रखी है तो 273.15 जोड़ के आप उसको केल्विन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये प्लस 273.15 केल्विन के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? केल्विन माइनस 273.15 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। मतलब केल्विन में से 273.15 घटा देने पर अपने को डिग्री सेल्सियस का मान मिल सकता है। अर्थात केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन अथवा 0 डिग्री सेल्सियस। गलनांक अधिक होना, देखो इंपॉर्टेंट बात, गलनांक अधिक होना कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल को दर्शाता है। अर्थात आकर्षण बल जो हो गया वो समानुपाती हो गया किसके? आकर्षण बल समानुपाती होता है बेटा किसके? गलनांक के। जिसमें आकर्षण बल ज़्यादा अपन कहेंगे उसका गलनांक भी क्या होगा? ज़्यादा। तो अगर अपने को गलनांक पता है तो अपन क्या कर सकते हैं? आकर्षण बल बता सकते हैं। जिसका गलनांक ज़्यादा उसका आकर्षण बल भी ज़्यादा, अर्थात तो ठोस को द्रव में बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही है वह तापमान जिस पर ठोस पिघल का द्रव बनता है। वह तापमान जिस पर ठोस पिघल का द्रव बनता है वो उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। और बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। गलनांक अधिक होना कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल को दर्शाता है। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिसमें आकर्षण बल ज्यादा उसका गलनांक भी ज्यादा, अर्थात उसमें ठोस को द्रव में बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे, वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर, देखो वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब अपना 1 atm, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलकर गैस बनने लगता है। देखो एक और बात है, अब मैंने गैस रसोई में गया, गैस करी ऑन, हमारे की भगोनी, उसमें डाला पानी, अब मैंने क्या करा, गैस कर दी ऑन, अब मैं पानी को धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, उबाल रहा हूँ। अब आपको पता है धीरे धीरे पानी उबलेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जिससे द्रव किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर, ये सारा काम किस पे हो रहा है, वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलकर गैस बनने लगता है, द्रव उबलकर गैस बनने लगता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन, तो जल का क्वथनांक बिंदु, तो वह बिंदु जिस पर जल
द्रव से गैस में परिवर्तित होता है वायुमंडलीय दाब पर, वो उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तो जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 373 केल्विन, 373 केल्विन, जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस क्वथन है ना, क्वथन या क्वथनांक एक स्थूल बल्क परिघटना है। ठीक है, एक स्थूल बल्क परिघटना है, क्योंकि देखो पूरे के अंदर बॉइलिंग हो रही है। जैसे जो भी अपन ने पात्र रखा और उसको अपन ने गर्म करना स्टार्ट किया, तो हर एक जो कण है ना, पूरे जो अपना बीकर है या पूरा जो अपना पात्र है, सबको अपन क्या कर रहे हैं? एक तरीके से तापमान दे रहे हैं, सबकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, सब जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? द्रव से किस में परिवर्तित हो रहे हैं? गैस में परिवर्तित हो रहे हैं। तो क्वथनांक एक स्थूल बल्क परिघटना है। ठीक है, स्थूल बल्क परिघटना है। पूरे द्रव के कण ऊर्जा पाकर वाष्प बनते हैं। पूरे द्रव के कण ऊर्जा पाकर किस में परिवर्तित हो जाते हैं? वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया जो है, वो बिंदु जिसपे सारा काम होता है, उसको अपन बोल देते हैं क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। आगे दो इंपॉर्टेंट बात, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा और वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? तो वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, अपन ने देखो यहाँ पे दो चीजें ऐड कर दी, वायुमंडलीय दाब और मैंने मात्रा ले ली। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठीक है, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। यह ऊष्मा कणों के आकर्षण बल को तोड़ने में छुप जाती है। यह ऊष्मा कणों के आकर्षण बल को तोड़ने में छुप जाती है, तापमान नहीं बढ़ाती। इसीलिए प्रसुप्त अथवा छुपी हुई अथवा हिडन हीट इसको अपन बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं अपन? हिडन हीट, छुपी हुई हीट अथवा प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी कारण 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के जल से अधिक ठंडक देती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस का द्रव, कौन है जो ज्यादा ठंडक देगा? तो आंसर जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का जल, 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ। 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ ज्यादा ठंडक क्यों देगा? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में गुप्त ऊष्मा नहीं है ना, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस के जल में गुप्त ऊष्मा है। अब देखो आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ऊष्मा दो काम करती है, या तो तापमान बढ़ाएगी या अवस्था परिवर्तित करेगी। क्या बोला मैंने? ऊष्मा दो कार्य करती है, या तो तापमान को बढ़ाती है अथवा अवस्था परिवर्तित करती है। तो वो ऊष्मा जो तापमान बढ़ाती है उसको अपन नॉर्मल ऊष्मा बोलते हैं, और जो अवस्था परिवर्तित करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो वह ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तित करती है गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब ऊष्मा किसके पास ज़्यादा, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ या 0 डिग्री सेल्सियस का जल? तो मैं कहूँगा 0 डिग्री सेल्सियस के जल के पास ऊष्मा है। ऊष्मा है तो वो ज़्यादा ठंडक देगा क्या? नहीं। उसके पास हीट है तो वो ठंडक ज़्यादा नहीं देगा। 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ ज़्यादा ठंडक देता है। तो ये लाइन लिखी गई है, इसी कारण 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के जल से अधिक ठंडक देती है। आगे वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा ये क्या है? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक बिंदु पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। देखो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को क्वथनांक बिंदु पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उसकी वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसी कारण 100 डिग्री सेल्सियस की भाप 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते जल से अधिक जलाती है। देखो एक क्वेश्चन भी आता है ये कि 100 डिग्री सेल्सियस की भाप और एक 100 डिग्री सेल्सियस का जल, कौन है जो ज़्यादा जलाएगा, है ना? कौन है? जैसे मान लो, वैसे हाथ देना नहीं है, मान लो एक बार किसी इंसान ने हाथ दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में, एक बार हाथ दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस के जल में, कहाँ पे हाथ ज़्यादा जलेगा? बताओ बच्चों, कमेंट करके भी आप बता सकते हो कहाँ पे हाथ ज़्यादा जलेगा तथा क्यों जलेगा। तो आपको क्या बोलना है कि सर 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में हाथ ज़्यादा जलेगा, ना कि 100 डिग्री सेल्सियस के जल में। इसके पीछे कारण क्या दोगे? तो इसके पीछे कारण आप दोगे कि सर 100 डिग्री सेल्सियस की जो भाप है उसके पास एक अतिरिक्त ऊष्मा है जो तापमान नहीं बढ़ाती पर वो अवस्था परिवर्तित करती है। मैं कहूँगा उस ऊष्मा का क्या नाम है? तो तुम बोलोगे सर उस ऊष्मा का नाम है गुप्त ऊष्मा। आपने हमको बता रखा है ऊष्मा दो कार्य करती है, या तो अवस्था परिवर्तित करती है या तापमान बढ़ाती है, और जो तापमान बढ़ाती है वो अवस्था परिवर्तित नहीं करती, और जो अवस्था परिवर्तित करती है वो तापमान नहीं बढ़ाती। इसका मतलब जो अवस्था परिवर्तित करने में ऊष्मा गई जिसका नाम गुप्त ऊष्मा था वो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप के पास है, और वो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप के पास है। तो सर उस 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में जब कोई इंसान हाथ डालेगा तो उसका हाथ ज़्यादा जलेगा, किसकी तुलना में? 100 डिग्री सेल्सियस के जल की तुलना में।
शायद आपको बात समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, अगर नहीं भी आई तब भी बताना, और तरीके बताऊंगा समझाने के, समझा के रहूंगा, पर चिंता मत करो। वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को क्वथनांक बिंदु पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसी कारण 100 डिग्री सेल्सियस की भाप 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते जल से अधिक जलाती है। आगे, ठोस का द्रव अवस्था में आए बिना, ठोस का द्रव अवस्था में आए बिना सीधा किस में परिवर्तित हो जाना, गैस में परिवर्तित हो जाना, तथा गैस का सीधे ठोस में बदलना। उदाहरण, अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं? कपूर हो गई, नौसादर अमोनियम क्लोराइड, अपना नौसादर अमोनियम क्लोराइड। तीसरा अपना आयोडीन, फिर अपने नेप्थलीन की गोलियां, कपूर की गोलियां देखी होगी आपने, अलमारी वगैरह में रखते हैं अपन कपड़ों को खराब होने से बचाने के लिए। वो कपूर की गोलियां जब हम रखते हैं उनकी साइज बहुत बड़ी होती है, थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद धीरे धीरे उनका आकार कम होने लगता है, और एक दिन जब हम अलमारी खोलते हैं अपने को कपूर की गोली मिलती ही नहीं है, कहाँ चली गई? ठोस बिना द्रव अवस्था में आए बिना सीधे किस में परिवर्तित हो गई? गैस में परिवर्तित हो गई। प्रक्रिया का नाम ऊर्ध्वपातन। और अगर गैस सीधा ठोस में परिवर्तित हो रही है तो प्रक्रिया का नाम निक्षेपण, प्रक्रिया का नाम निक्षेपण। तो देखो बता देता हूँ आपको, देखो सिंपल सी बात है, ठोस से अगर अपने को किस पे जाना है? द्रव पे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तापमान बढ़ाना पड़ेगा, टी बोले तो टेम्परेचर। द्रव से गैस में जाना है तब भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? तापमान बढ़ाना पड़ेगा। गैस से द्रव में जाना है तो तापमान कम करना पड़ेगा, और द्रव से वापस ठोस में जाना है तब भी तापमान कम करना पड़ेगा। तो गैस से द्रव में आने के लिए तापमान कम करेंगे, द्रव से ठोस में आने के लिए तापमान कम करेंगे, ठोस से द्रव में जाने के लिए तापमान ज़्यादा करेंगे, और द्रव से गैस में जाने के लिए भी तापमान ज़्यादा करेंगे। तो ठोस का द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में तथा गैस का सीधा ठोस में बदलना। उदाहरण, कपूर, नौसादर अपना अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेप्थलीन की गोलियां ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं। गैस का सीधे ठोस में बदलना ऊर्ध्वपातन का विलोम कहलाता है। गैस का सीधे ठोस में बदलना ऊर्ध्वपातन का विलोम, जिसको कि अपन क्या बोल देते हैं बच्चों? इसको अपन बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोल देते हैं इसको अपन? निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब डिपोजिशन। निक्षेपण का मतलब क्या होता है बच्चों? डिपोजिशन। आगे, दाब परिवर्तन द्वारा अपन ये सारा कार्य और किसकी मदद से कर सकते हैं? दाब में परिवर्तन के द्वारा, दाब में परिवर्तन के द्वारा भी मैं कार्य कर सकता हूँ। कैसे? तो देखो, दाब बढ़ाने पर मैंने दाब को बढ़ाया, प्रेशर को इंक्रीज किया। दाब बढ़ाने पर गैस के कण पास, मैंने प्रेशर लगा के गैस के कण को किसमें परिवर्तित कर दिया? द्रव में। मैंने दाब लगा के, प्रेशर लगा के गैस के कणों को किसमें परिवर्तित कर दिया? द्रव में। तो दाब बढ़ाने पर गैस के कण पास पास आ जाते हैं। अधिक दाब, देखो सुनना, गैस को मैं किस में बदल रहा हूँ? गैस को मैं बदलना चाह रहा हूँ द्रव में। तो मैंने दो काम किए, तापमान कम किया और प्रेशर ज़्यादा किया। प्रेशर इंक्रीज कर दिया और तापमान डिक्रीज कर दिया। प्रेशर तेज कर दिया, तापमान धीमा कर दिया। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर गैस के कण पास पास आ जाते हैं। अधिक दाब व कम तापमान पर, वह कम तापमान पर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। एलपीजी व सीएनजी इसी सिद्धांत पर सिलेंडर में भरी जाती है। एलपीजी और सीएनजी, जो कि आप सुनते भी हो कई बार, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसी सिद्धांत पर सिलेंडर में भरी जाती है, दाब को बढ़ाकर और तापमान को कम करके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आगे, उच्च दाब पर संग्रहित ठोस CO2, उच्च दाब पर संग्रहित ठोस CO2, जिसको अपन ड्राई आइस भी बोलते हैं, है ना, शुष्क बर्फ। दाब घटाकर एक वायुमंडलीय दाब करने पर यह द्रव बने बिना सीधे गैस में बदल जाती है। देखो सुनना, उच्च दाब पर संग्रहित ठोस CO2, दाब घटाकर, क्योंकि मेरे को ठोस से किस पे आना है? गैस पे आना है, तो दाब क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। दाब घटाकर एक वायुमंडलीय दाब करने पर यह द्रव बने बिना, द्रव में आए बिना सीधा गैस में बदल जाती है, इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? शुष्क बर्फ बोल देते हैं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ पहले तो ड्राई आइस, है ना, ड्राई आइस किसको बोलते हैं? ठोस CO2 को। आगे निष्कर्ष, तापमान और दाब मिलकर यह तय करते हैं कि पदार्थ ठोस, द्रव या गैस अवस्था में रहेगा। ठीक है, तापमान और दाब मिलकर यह तय करते हैं कि पदार्थ ठोस, द्रव या गैस अवस्था में रहेगा। एक आरेख के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। इस डायग्राम को समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठोस में कण कहाँ होते हैं बच्चों? पास पास होते हैं, और आकर्षण बल क्या होता है? बहुत प्रबल होता है। द्रव में कण ढीले होते हैं, मतलब थोड़े दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल मध्यम होता है, और मध्यम आकर्षण बल, और कण थोड़े ढीले ढाले रहते हैं, पैक्ड नहीं रहते हैं। ठोस में बहुत ज़्यादा पैक रहते हैं, इधर थोड़े ढीले होते हैं। गैस में कण बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, नगण्य आकर्षण बल होता है।
ठोस से द्रव में आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलन। ठोस से द्रव में आने की प्रक्रिया गलन, तापमान बढ़ाना पड़ेगा। द्रव से गैस में आने की प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पन, ताप बढ़ाना पड़ेगा। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन, ताप कम करना पड़ेगा। और द्रव से ठोस में आने की प्रक्रिया को बोलते हैं जमना, ताप कम करना पड़ेगा। गैस से सीधा ठोस में आ गए, प्रक्रिया का नाम निक्षेपण, ताप कम करना पड़ेगा सीधे गैस सीधे ठोस में, गैस सीधे ठोस में, निक्षेपण इसका नाम है। और उधर देखो ठोस जो है वो सीधा किस में जा रहा है? गैस में। ठोस का सीधे गैस में जाना, ठोस का सीधे गैस में जाना, प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में ताप बढ़ा रहे हैं, निक्षेपण में ताप घटा रहे हैं। तो ये अपन ने देख लिया डायग्राम। ठोस का सीधे गैस में जाना, ठोस का सीधे गैस में जाना, तापमान बढ़ाकर ऊर्ध्वपातन। गैस का सीधे ठोस में आना, तापमान घटाकर निक्षेपण। ठीक है, गैस सीधे ठोस में। ठोस का किस में परिवर्तित होना? द्रव में, प्रक्रिया का नाम गलन, तापमान बढ़ाकर। द्रव से गैस में जाना वाष्पन, ताप बढ़ाकर। गैस से द्रव में आना संघनन, ताप घटाकर। और द्रव से ठोस में आना जमना, ताप घटाकर। तो ये अपना फ्लो चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वापस से बता देता हूँ, ये पीडीएफ अगर आपको कंप्लीट चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको मेरे को जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज करना है 8302898893। इन नंबर पे आप मेरे को मैसेज करके बोल देना कि सर ये 9th क्लास का पीडीएफ हमको शेयर कर दो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगा। याद रखने की ट्रिक, तापमान तो बढ़ाओ और दाब घटाओ तो ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। देखो तापमान बढ़ाने से और दाब घटाने से ऊर्जा बढ़ती है, और ठोस द्रव और द्रव गैस में परिवर्तित होता है। आगे की ओर लाल तीर से यहाँ पे बना रखा है। ताप घटाओ और दाब बढ़ाओ, ताप को क्या करना है? घटाना है, और दाब को बढ़ाना है। ताप घटाओ, दाब बढ़ाओ तो ऊर्जा क्या होती है? घटती है। गैस द्रव में और द्रव क्या होता है? ठोस में। पीछे की दिशा नीला तीर, ये नीले तीर से अपन ने बना रखा है। ऊर्ध्वपातन जो कि बहुत फेमस एग्जांपल है, ठोस का सीधा गैस में परिवर्तित होना। उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? कब्बूर हो गई, नौसादर हो गई, अपना नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गई, शुष्क वर्ग, ठोस CO2, ये हुआ है। अब इस चैप्टर का अपन स्टार्ट करेंगे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है वाष्पीकरण। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है? वाष्पीकरण। टाइम वैसे ज़्यादा हुआ नहीं होगा, एक बार जल्दी से देख लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो बच्चों अपन मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक का नेम है वाष्पीकरण, जिसको अपन बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, वाष्पीकरण जिसको कि अपन बोलते हैं इवेपोरेशन। अब ये वाष्पीकरण क्या होता है? तो देखो, क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव की सतह के कणों का धीरे धीरे वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने छत पे कपड़े सुखाए, ठीक है, कपड़े के अंदर क्या था? पानी था, मतलब द्रव था। वो किस में परिवर्तित हो गया? गैस में परिवर्तित हो गया, और कपड़े सूख गए। क्या वहाँ पे जल का आपने जो जल को आपने वाष्पित किया, या जल को जो आपने द्रव से गैस में परिवर्तित किया, क्या वहाँ पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, वहाँ पे तापमान 100 डिग्री सेल्सियस नहीं था। तो क्या वो क्वथनांक बिंदु से कम तापमान पर ही द्रव गैस में परिवर्तित हो गया? तो आपका जवाब है हाँ सर, वहाँ पे तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम था, तब भी द्रव किस में परिवर्तित हो गया? गैस में परिवर्तित हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ। घर में कभी आपने पोछा लगाया हो, मान लो, ठीक है, काम करना चाहिए वैसे घर का, और आपने कभी घर का पोछा लगाया हो और आप थोड़ी देर बाद उस रूम में फिर से जाते हो तो वो पोछा सूख जाता है, वो पानी सूख जाता है, मतलब वो किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मान लो अपन जो भी अपना कोई रूम है उसमें अपन 1 गिलास पानी फेंक दें, फिर 24 घंटे बाद आए 1 गिलास पानी फेंक दें फ्लोर पे, है ना, फर्श पे अपन ने 1 गिलास पानी फैला दिया, अब अपन चले गए 24 घंटे बाद आए तो पानी मिलेगा क्या? तो जवाब है नहीं मिलेगा, वो वाष्पित हो जाएगा। तो ये सारे उदाहरण, अपने को पसीना वगैरह आता है गर्मी के टाइम में बहुत सारा, अभी जैसे इस रूम में पंखा नहीं चला रखा है मैंने, बहुत भयंकर पसीने आ रहे, गर्मी लग रही है, तो अब थोड़ी देर बाद ये क्या होगा? सूख जाएगा। क्या मेरे बॉडी में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो गया क्या? यहाँ तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो जवाब है सर नहीं हुआ। एक और बात बताता हूँ, शॉपकीपर जो होते हैं, शॉपकीपर दुकानदार, ये अपने शॉप के बाहर आपने देखा होगा पानी को छिड़क देते हैं, पानी का स्प्रे करते हैं, तो थोड़ी देर बाद पानी गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब है पानी वाष्पित हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ? वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था क्या? नहीं था। इसका मतलब वाष्पीकरण जो होता है वो क्वथनांक बिंदु से कम तापमान पर, परिभाषा सुनना, क्वथनांक बिंदु से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव की सतह के कणों का धीरे धीरे वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, ठीक है, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, सरफेस फिनोमेना है। कारण द्रव की सतह पर स्थित कुछ कण,
द्रव की सतह पर स्थित कुछ कण की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वह अन्य कणों के आकर्षण बल को तोड़कर वाष्प रूप में मुक्त हो जाते हैं। यह एक सतही बोले तो सरफेस परिघटना है, जबकि क्वथनांक है ना, क्वथन या क्वथनांक एक स्थूल जिसको बोलते हैं बल्क परिघटना है। देखो क्वथनांक जो है ना वो अपने जैसे ये पूरा अपना कंटेनर है तो इस पूरे का होगा क्वथनांक, है ना, पूरे के लिए क्वथनांक की बात करेंगे। पर अगर मैं वाष्पीकरण की बात करूँ तो ये सिर्फ सरफेस लेवल पे होगा। वाष्पीकरण सिर्फ सतही परिघटना है, जबकि क्वथनांक अपने एक बल्क जिसको अपन बोलेंगे स्थूल परिघटना है, बल्क या स्थूल परिघटना। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, और क्वथन सिर्फ क्वथनांक बिंदु पर होगा। क्वथन केवल क्वथनांक बिंदु पर होता है, ये भी एक अंतर है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, परंतु क्वथन केवल क्वथनांक बिंदु पर होगा। आगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है, अगर आपने कपड़े धो के बाल्टी में रख दिए, उनका क्षेत्रफल आपने कम कर दिया, ठीक है, तो मैं कहूँगा वो लेट सूखेंगे। और वही आपने उनको फैला दिया अच्छे से, डोरी वोरी पे आपने अच्छे से लगा दिया उनको, तो वो जल्दी सूखेंगे। इसका मतलब सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। कपड़े फैलाकर सुखाना, ठीक है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का उदाहरण है। क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। कपड़े फैलाकर सुखाना, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, द्रव जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। चाय को प्लेट में डालकर ठंडा करना, कभी कभी अपन लेट हो रहे होते हैं स्कूल कॉलेज ऑफिस के लिए, क्या करते हैं, जो प्लेट ली, प्लेट के अंदर चाय डाल देते हैं। प्लेट के अंदर सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने क्या कर दिया ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी क्या होगी, हीट उससे निकल जाएगी, जल्दी जल्दी हीट निकलेगी, तो अपन कहेंगे एक तरीके से भी समझ लो कि वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, हीट जल्दी निकलेगी तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। कपड़े फैलाकर सुखाना, चाय को प्लेट में डालकर ठंडा करना, यह सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के उदाहरण है। अगला तापमान, टेम्परेचर। ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी आया था, अभी फिर से आ चुका है दूसरी तीसरी बार। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। वाष्पीकरण की दर, गतिज ऊर्जा बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सिंपल सी बात है, तेज गर्मी है, धूप में अपन कपड़े सुखाएंगे जल्दी सूखेंगे, कमरे में कपड़े सुखाएंगे थोड़ा लेट सूखेंगे। फिर उसका कारण क्योंकि छत पे धूप है और वहाँ पे तापमान ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा तापमान ज़्यादा है तो कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे। तापमान ज़्यादा है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। अगले पे आते हैं आर्द्रता। अगला थर्ड पॉइंट आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, है ना। इसको ऐसा समझ लो, बारिश के सीजन में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है ना, रेनी जो सीजन होता है, बारिश के टाइम में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि वाष्पीकरण उस टाइम कम होता है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं बिकॉज बरसात में आर्द्रता ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण की दर कम होती है, कपड़े लेट सूखते हैं। वायु की गति, विंड स्पीड। वायु की गति बढ़ने पर जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। वाष्पीकरण बढ़ता है, तेज हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं। सिंपल सी बात है, एक दिन हवा बहुत चल ही नहीं रही थी या बहुत कम चल रही थी, है ना, और एक दिन हवा तेज चल रही थी, तो कहाँ पे कपड़े जो जल्दी सूखेंगे, सिंपल सी बात है, जहाँ पे हवा की गति तेज होगी। सिंपल बात एक और बताता हूँ, आप एक बार तो क्या बैठे थे कहीं पर, वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा था और आप पसीने से एकदम पूरे भर रखे थे, और एक बार आप पंखे के नीचे बैठ गए, तो कहाँ पे पसीना जल्दी सूखेगा, पंखे के नीचे बैठेंगे, कूलर के सामने खड़े होंगे, क्योंकि वहाँ पे वायु की गति क्या है, ज़्यादा है, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण ज़्यादा होने का मतलब है द्रव ज़्यादा और जल्दी गैस, द्रव जो है वो जल्दी गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो वायु की गति, विंड स्पीड, वायु की गति बढ़ने पर जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। वाष्पीकरण बढ़ता है, तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। द्रव जब वाष्प में परिवर्तित होता है तो द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है। तो जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो वो आसपास के वातावरण से ऊष्मा ले लेता है। जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो आसपास के वातावरण से ऊष्मा ले लेता है, उस ऊष्मा को लेके वो किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब द्रव ऊष्मा लेके गैस में परिवर्तित हो गया तो आसपास की चीज़ों से उसने ऊष्मा खींच ली, तो कैसा फील होगा, ठंडक फील होगा। तो वाष्पीकरण शीतलता प्रदान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वाष्पीकरण क्या प्रदान करता है बच्चों? शीतलता प्रदान करता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, वाष्पीकरण शीतलता प्रदान करता है। इसको ऐसे समझो, अपन ने अपने हाथ पे परफ्यूम वगैरह लगाया तो परफ्यूम थोड़ी देर में
द्रव किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। हुआ क्या, उसने अपने हाथ से ऊष्मा ले ली। देखो सुनना, मैंने परफ्यूम मेरे हाथ पे डाला, छिड़क दिया। अब जैसे परफ्यूम मेरे हाथ पे आया तो क्या करा उसने, वो वाष्प जो द्रव था, द्रव की सीधा किस में परिवर्तित हो गया? वाष्प में। कैसे परिवर्तित हुआ? उसने मेरे हाथ से ऊष्मा खींच ली। अब मेरे हाथ से अगर ऊष्मा निकल गई, निकल के कहाँ गई? उस द्रव को किस में चेंज कर रही है? वो वाष्प में चेंज कर रही है। तो मेरे हाथ को कैसा फील होगा? ठंडा ठंडा फील होगा। इसलिए जब अपन परफ्यूम छिड़कते हैं तो अपने हाथ पे ठंडा ठंडा लगता है। समझ आई बात? तो वाष्पीकरण के समय द्रव के कण, वाष्पीकरण के समय द्रव के कण वाष्प बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा अपने आसपास जैसे सतह, शरीर अथवा परिवेश से अवशोषित करते हैं, जिससे परिवेश का तापमान गिर जाता है और ठंडक अनुभव होती है। हथेली पर एसीटोन, हथेली पर एसीटोन, स्प्रिट या नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, तीनों इसी को बोलते हैं अपन, एसीटोन, स्प्रिट, नेल पॉलिश रिमूवर डालने पर क्या लगती है? अपने को ठंडक लगती है। कण हथेली से, जैसे अपन ने हथेली पे डाला, कण क्या करेंगे? हथेली से ऊष्मा लेकर द्रव से किस में परिवर्तित हो जाएंगे? वाष्प में। और ऊष्मा ले रहे हैं अपने हाथ से तो अपने को कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। उदाहरण एक और, ठीक है, ये पहला उदाहरण है। हथेली पर एसीटोन, स्प्रिट, नेल पॉलिश रिमूवर डालने पर ठंडक लगती है। कण हथेली से ऊष्मा लेकर वाष्पित हो जाते हैं, अतः ठंडक फील होती है। उदाहरण 2, गर्मियों में मटके का जल ठंडा रहता है। देखो आपको एक बात बताता हूँ, जो भी मिट्टी की जो मटकी बनती है ना, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की मटकी, उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, आप देखना। उन छेदों से धीरे धीरे पानी बाहर आता है। अब मटकी के चारों तरफ क्या है? छेद से धीरे धीरे पानी बाहर आ रहा है, चारों तरफ पानी पानी है। अब हवा चली तेज, उस हवा के तेज चलने से जो द्रव है वो आसपास के वातावरण से, मटकी के आसपास से ऊष्मा लेकर किस में परिवर्तित हो रहा है? गैस में परिवर्तित हो रहा है। और जब ऊष्मा ले ली उसने मटकी से तो मटकी का तापमान कम हो जाएगा, इसलिए पानी क्या रहता है? वहाँ पे ठंडा रहता है। वापस से सुनो, मटकी में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छोटे छोटे छेद से पानी बाहर निकलता है। उन छोटे छोटे छेद से जब पानी बाहर निकलता है तो क्या होता है? उन छोटे छोटे छेद से पानी बाहर निकला, हल्का हल्का पानी बाहर आया, ठीक है, रिस के पानी बाहर आया थोड़ा थोड़ा। अब जैसे हवा चलेगी, हवा के चलने से क्या होगा? वो द्रव जो है वो हवा के माध्यम से, हवा चलने से वो जो द्रव है, वाष्पीकरण तेज हो गया हवा चलने से, तो द्रव आसपास के वातावरण से ऊष्मा लेकर किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसने मटकी के आसपास से ऊष्मा ले ली, मटकी की ऊष्मा ले ली तो वहाँ पे शीतलता प्रदान हो गई, अर्थात मटकी का तापमान कम हो गया, अतः मटकी का पानी ठंडा हो गया। सिंपल बात। गर्मियों में मटके का जल ठंडा रहता है, मटके के छिद्रों से जल रिसकर वाष्पित हो जाता है और मटके के जल से ऊष्मा लेता है, और मटके के जल से ऊष्मा ले लेगा वो वाष्पित होने के लिए, तो तापमान कम हो जाएगा तो ठंडा रहेगा। पसीना आने पर शरीर ठंडा होता है, पसीना आने पर शरीर ठंडा होता है। पसीने का वाष्पीकरण, पसीने का भी क्या हो रहा है? वाष्पीकरण। शरीर की ऊष्मा जिसको अपन बोलते हैं वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा अवशोषित करके किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में। वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा, द्रव किस में परिवर्तित हो गया? वाष्प में। ऊष्मा लेगी अपने शरीर से तो अपने को ठंडक फील होगी। आगे, गर्मियों में सूती कपड़े क्या होते हैं? आरामदायक होते हैं। गर्मियों में सूती कपड़े आरामदायक होते हैं। गर्मियों में सूती कपड़े आरामदायक होते हैं। कपास जल का अच्छा अवशोषक है। जो सूती कपड़े किससे मिलकर बनते हैं? कपास से। तो कपास जल का अच्छा अवशोषक है, जल को बहुत अच्छे से अवशोषित करता है वो। पसीना सोख लेता है पहली चीज। तो सूती कपड़े क्या करते हैं? पसीना सोख लेते हैं। फिर वाष्पीकरण द्वारा, वाष्पीकरण का मतलब वो जो द्रव है किस में परिवर्तित हो रहा है? गैस में। और जब द्रव गैस में परिवर्तित होगा तो आसपास के वातावरण से ऊष्मा लेगा, अतः अपने को क्या फील होगा? ठंडक देता है। गर्म दिन में कूलर अधिक ठंडक देता है। गर्म दिन में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो कूलर अधिक ठंडक देता है, क्योंकि शुष्क व गर्म वायु में वाष्पीकरण तेज होता है। अभी अपन ने पढ़ा, तापमान ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तब भी वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। वायु की गति ज़्यादा होती है तब भी वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। परंतु आर्द्रता ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण कम होता है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। अब अगर बरसात के दिनों में आर्द्रता ज़्यादा है, जो कि होती है, तो वहाँ पे कपड़े लेट सूखते हैं, अर्थात वाष्पीकरण वहाँ पे कम हो रहा है। अगला, ठंडे जल से भरे गिलास। ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें वायु की, ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें, आपने देखा भी होगा, अपन फ्रिज से एक बोतल निकाल के लाए ठंडी ठंडी, जैसे अपन उसको टेबल पे ला के रखते हैं, कुछ ही देर में अपन देखते हैं उसके चारों तरफ से पानी की बूंदें धीरे धीरे टेबल पे फैल जाती है। क्या हुआ वहाँ पे? बताओ मेरे को। टेबल पे फैली, उसका हुआ क्या? आसपास क्या थी? जलवाष्प थी, अर्थात गैस अवस्था अथवा वाष्प अवस्था थी। जल वाष्प अवस्था में था।
बॉटल का तापमान ठंडा था, तो उस ठंडे तापमान की वजह से वाष्प उस ठंडक की वजह से किस में परिवर्तित हो गई? द्रव में परिवर्तित हो गई। अर्थात वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हुई? संघनन या संघनित की प्रक्रिया। तो ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे वायु की जलवाष्प ठंडी सतह से टकराकर संघनित हो जाती है, अर्थात जो वाष्प है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अपने को वो बॉटल से नहीं आया पानी, वो पानी बॉटल के अंदर से नहीं आया है, वो पानी आसपास के वातावरण की वाष्प थी, जो कि क्या करा, उसने कम तापमान की उपस्थिति में, तापमान की कमी की वजह से, ठंडक की वजह से वाष्प किस में परिवर्तित हो गई? द्रव में परिवर्तित हो गई। इसको अपन संघनन बोलते हैं, ठीक है, संघनित हो जाती है। अब आगे तापमान के मात्रक जो कि आपको याद रखने हैं, दो इंपॉर्टेंट है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। केल्विन का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर अपने को डिग्री सेल्सियस निकालना है तो 273 को उधर भेज दो, बन गया डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। ऐसा ही मात्रक केल्विन है। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? केल्विन, कैपिटल के से अपन इसको लिखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 273.15, एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 केल्विन, ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। उदाहरण 300 केल्विन में 27 डिग्री सेल्सियस होते हैं। चेंज करके देख लेना, देखो 300 केल्विन, तो यहाँ पे केल्विन की जगह 300 रखना, 300 में से 273 माइनस करेंगे 27 आ जाएगा। 573 केल्विन, तो केल्विन की जगह 573 रखना। अरे क्या करना है, देखो सिंपल सी बात, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कैसे निकालोगे? केल्विन 300 दे रखा है, तो 300 केल्विन की जगह 300 रख दो, इसको माइनस करो, डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और ऐसे ही एक बार केल्विन की जगह क्या रख लेना? 573 माइनस 273, तो डिग्री सेल्सियस में आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी के जो कि आपको करने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे तो आप कमेंट करके मेरे को बताना, एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन है? पदार्थ किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए, कर लूंगे, बता रखा है। निम्न तापमान को सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में से माइनस करना, 273 को केल्विन दे रखे, 273 में से माइनस करो। विसरण, शुष्क बर्फ, ऊर्ध्वपातन प्रदर्शनी वाले दो पदार्थ बता दिया, इस वीडियो लेक्चर में सारे बता रखे। वाष्पीकरण किस प्रकार की परिघटना है? सतही या स्थूल? वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। तो ऐसे कुछ सिंपल से क्वेश्चन है। फिर 2-3 नंबर वाले आ गए, पदार्थ के कणों की अभिलक्षण गुण। गर्म खाने की गंध कई मीटर से दूर से आ जाती है, क्योंकि गर्म खाने का तापमान ज़्यादा, तापमान ज़्यादा तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा, गतिज ऊर्जा ज़्यादा तो पदार्थ के कणों में विसरण की दर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अर्थात गर्म खाने की खुशबू, जैसे अपन घर में एंटर होते हैं क्या बोलते हैं? अरे वाह, आज तो गाजर का हलवा बना है, अरे वाह ये तो मैगी बनी है। तो क्यों? क्योंकि गर्म खाने की खुशबू, गर्म खाना, तापमान ज़्यादा, गतिज ऊर्जा ज़्यादा, गतिज ऊर्जा ज़्यादा मतलब वहाँ पे विसरण की दर ज़्यादा। तो विसरण की दर ज़्यादा थी तो खाने की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा फैल गई, इसलिए अपने को स्मेल जल्दी आ जाती है, खत्म बस। गोताखोर जल के अंदर जल को काट पाता है, इससे पदार्थ के कुछ गुण का पता चलता है। कर सकते हैं, जल में शक्कर घोलने पर जल स्तर क्यों नहीं बढ़ता, बता सकते हो आप लोग। संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा और वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा, अभी मैं बताई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद होनी चाहिए। आगे गर्मियों में मटकी का जल ठंडा, अभी बताया। एसीटोन हथेली पर डालने पर ठंडक, बता दिए, वाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है। सीएनजी और एलपीजी सिलेंडरों में गैस किस सिद्धांत पर भरी जाती है? तापमान कम कर दो और दाब बढ़ा दो, ठीक है। फिर ये दीर्घ उत्तर वाले आपको करने, ठोस द्रव गैस में अंतर, ठीक है, किस किस के आधार पर? कणों की व्यवस्था, रिक्त स्थान, आकर्षण बल, संपीड़ितता और आकार आयतन के आधार पर। अगला सवाल, तापमान परिवर्तन द्वारा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को बर्फ जल वाष्प के उदाहरण से समझाइए। तापमान परिवर्तन, वो आरेख बनाना है, जो अपन ने डायग्राम बनाया ना वो वाला। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का सचित्र वर्णन कीजिए। वाष्पीकरण से शीतलता क्यों होती है? दैनिक जीवन में 3 उदाहरण जो कि आप बता सकते हो। 100 डिग्री सेल्सियस की भाप 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते जल की अपेक्षा अधिक जलाती है। कारण, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस की भाप के पास एक अतिरिक्त ऊष्मा होती है, उस अतिरिक्त ऊष्मा का नाम है गुप्त ऊष्मा, हिडन हीट, इसलिए अपना हाथ 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में ज़्यादा जलता है। अब देखो आप लोग क्या कर सकते हो, ये पीडीएफ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जो भी बात आपको इस वीडियो में पसंद आई आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि सर ये बात हमको बहुत समझ आई, बहुत अच्छी लगी, ये उदाहरण हम रिलेट कर पाए इस उदाहरण से। अब चलो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, कि आप लोग स्कूल वगैरह जा रहे थे, स्कूल जाते समय कोई एनिमल था जिसकी डेड बॉडी आपको देखने को मिली। उस डेड बॉडी की स्मेल आसपास के वातावरण में किस कारण से फैल गई? उस डेड बॉडी की, उस जानवर की डेड बॉडी की स्मेल आसपास के वातावरण में किस कारण से फैल गई? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो हमें ये बताता है कि उसकी स्मेल आसपास के वातावरण में फैल गई? आपको इसको एक्सप्लेन करना है कमेंट में, और आप ये वीडियो लेक्चर शेयर कर सकते हो
साइंस आचार्य हिंदी मीडियम आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल, ये आपको सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर करवाने वाला है। 9th का मैंने आपको चैप्टर कवर करवा दिया है, 10th के चल ही रहे, 11th 12th के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जितने भी, अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया है हमारे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। बाकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। कोई बात समझ नहीं आई तब भी बताना, समझ आ गई तब भी बताना। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में। ओके, बाय बच्चों।